नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 37 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 37 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो रोपड़ एक सिंधु घाटी स्थल है, चन्हुदड़ो भी एक सिंधु घाटी स्थल है, अहमदाबाद भी एक सिंधु घाटी स्थल है, चेन्नई जो है यहाँ पर एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सिंधु स्थलों की बात करते हैं, जैसे कि रोपड़। रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ पर है? तो अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है वो वर्तमान पंजाब में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि चनोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है चनोदड़ो। इस बात को भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अहमदाबाद कहाँ पर है? तो अहमदाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है और ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया पहला स्थल था वो हड़प्पा था। हड़प्पा की जो खोज है वो कब की गई थी? तो अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? तो अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदाड़ो की खोज ठीक एक साल बाद, हड़प्पा के एक साल बाद 1922 में किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो मोहनजोदाड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर आप भी एचपीटेट जून की तैयारी कर रहे हो, आप भी अपने एचपीटेट जून क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में फ्री हैंड रिटन नोट्स। अब अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। एवरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। साइकोलॉजी, इंग्लिश, जीके, जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और भी बहुत सारे स्थल है जो मैं आपको इस क्वेश्चन में क्लियर करवा देता हूँ अगर ये परीक्षाओं में पूछी गई। जैसे कि कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। या कालीबंगा या कालीबंगन दोनों आता है। धोलावीरा। धोलावीरा भी बहुत बार पूछा गया है। धोलावीरा जो है वो कहाँ पर स्थित? तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा। सुरकोटदा भी जो है वो गुजरात में स्थित है। लोथल। लोथल बहुत बार पूछा गया है। लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे? एक बार टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार पूछा भी जा सकता है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बनावली। बहुत बार बनावली पूछा गया है। अगर बनावली पूछा जाता है तो गलत नहीं करेंगे। बनावली कहाँ पर है? बनावली हरियाणा में है। उसी प्रकार आपका मांडा। मांडा जो है वो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी उत्तरी सीमा है। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी, आपकी पश्चिमी सीमा कौन सी थी, दक्षिणी सीमा कौन सी थी और पूर्वी सीमा कौन सी थी? तो जो उत्तर में जो हड़प्पा सभ्यता थी, विस्तार था, वो मांडा तक था। मांडा जम्मू में पड़ता है। और पूरब में जो है वो बलूचिस्तान, क्या बोलेंगे भैया? बलूचिस्तान। और अगर उत्तर की बात करें, उत्तर तक था देमदाबाद। और अगर बात करें पूरब की तो पूरब में था आलमगीरपुर। कहाँ तक था? आलमगीरपुर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आलमगीरपुर वही जो यूपी में पड़ता है। तो इसकी उत्तरी सीमा भी मैंने आपको बताई, मांडा तक है। दक्षिणी सीमा देमदाबाद महाराष्ट्र तक है। पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान तक है। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर तक है। इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनानियों द्वारा किसे अमित्रोचैट्स कहा गया? तो यूनानियों के द्वारा जो अमित्रोचैट्स कहा गया था वो बिंदुसार को कहा गया था। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बिंदुसार की बात करूँ, बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय था, उसका अनुयायी था। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस राजा का नाम, मौर्य वंश के उस राजा का नाम बताओ जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये बिंदुसार थे। बिंदुसार की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। और इसकी माँ का जो नाम था वो दुर्धरा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी? पत्नी थी। अगर मैं बात करूँ बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। तो अमित्रघात या अमित्रोचैट्स, इसको दोनों ही कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। और सीरिया के जो शासक होते थे
एंटियोकोट्स ने क्या किया, एंटियोकोट्स ने अपना राजदूत डायमिक्स, बहुत बार पूछा गया है, डायमिक्स एक राजदूत था किसका, सीरिया के शासक एंटियोकोट्स का। तो डायमिक्स किसके दरबार में भारत आया था, तो अगर डायमिक्स की बात करें तो डायमिक्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। अगर बिंदुसार के बाद बात करें अशोक की, अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे और सबसे शक्तिशाली राजा थे। अशोक की अगर बात करें तो अशोक का जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्रम। तो ये याद रखना है आपको, 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्रम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा माना जाता है कि अशोक का जो राज्य अभिषेक है वो 269 बीसी में 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था और अशोक ने जो है अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, क्या लड़ा था भैया, कलिंग युद्ध। तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग युद्ध लड़ा। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब अशोक के द्वारा कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म भी अपनाया गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म जो है किसके प्रभाव में आकर या किससे शिक्षा ली थी इन्होंने बौद्ध धर्म की, तो वो ली थी उपगुप्त। क्या नाम था, उपगुप्त। उपगुप्त से जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, इस बात को आपने याद रखना। और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए इसने श्रीलंका किसको भेजा था, अपना पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। तो याद रखना है, श्रीलंका के लिए इसने किसको भेजा, महेंद्र और संघमित्रा। और अगर मैं बात करता हूँ, इसने जो हिमालय की ओर भेजा वो मजिम को भेजा, याद रखना, हिमालय की ओर मजिम को भेजा और श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए जो बराबर की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। सांची का जो स्तूप है वो भी अशोक के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। श्रीनगर जो शहर है उसकी स्थापना भी अशोक के द्वारा ही की गई थी। तो अशोक के द्वारा बहुत सारे महान कार्य किए गए थे, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अशोक के अलावा ऑप्शन में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य दिया है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की जो है वो नींव रखी गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है। और इनके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि जब इसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी तो इसने किस वंश के अंतिम राजा को हराया, तो इसने नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे, धनानंद। तो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, कब हराया, 322 ईसा पूर्व में हराया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य या कौटिल्य थे, या इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। घनानंद को हराने के बाद इन्होंने जो है दुर्धरा से भी विवाह कर लिया था। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करता हूँ तो इनके दरबार में 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि सेल्यूकस जो निकेटर है उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे मेगस्थनीज, वो किसके दरबार में आए थे, तो मेगस्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए थे। और जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया जिसको हेलेना भी कहते थे, उससे भी विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा विवाह किया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। मेगस्थनीज की एक किताब है जिसका नाम है इंडिका, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका जो पुस्तक है वो मेगस्थनीज की है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि, कौन सी विधि से इनकी मृत्यु हुई थी, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में सलेखना विधि से हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक राजा के बारे में हमने मौर्य साम्राज्य के पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ की। तो ऐसे कौन से दिल्ली सुल्तान थे जिनके द्वारा दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को प्रारंभ कर दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और क्या पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका मूल नाम है, इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था अली गुरशास्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। और ये जो खिलजी सल्तनत के दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अपने चाचा जो है वो जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन खिलजी, उनकी भी हत्या की थी। उनके भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, इस बात को आपने याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था, इनका शासनकाल जो है वो 1296 से 1316 के आसपास था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और मलिक काफूर को ना 1000 दिनारी किस नाम से जाना जाता था, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है।
उसी प्रकार एक इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी पे आपको इब्राहिम लोदी नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लोदी कौन थे? बहुत सारे लोगों के मन में ऑप्शन से ही डाउट आ जाते हैं और मैं ऑप्शन से ही चीज़ों को क्लियर करवाता हूँ। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश के अंतिम राजा थे और इन्होंने पानीपत की अंतिम लड़ाई 1526 में बाबर के साथ लड़ी थी और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होने के साथ साथ भारत में बाबर के द्वारा मुग़ल सल्तनत की नींव। तो ये भी सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में मुग़ल सल्तनत की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी जाती है? तो वो बाबर के द्वारा रखी जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो इससे भी 100 गुना अच्छा कंटेंट वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर तो क्वेश्चन एनालाइज खाली करवाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन भैया यहाँ से 100 गुना मेहनत हमारे टॉपिक को हमको बनाने में लगी है। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हो, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे 292 बच्चों ने जो है HP टेट को क्वालिफाई किया था। कमीशन में भी हमारा पहला बैच बैठा है और ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे आते हुए नहीं हुआ है, ऑनलाइन मोड पे सिर्फ 1 साल हुई है, लेकिन 1 साल पे भी आपके सहयोग से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहें और मेरा जो एक ही मकसद है कि पैसा कमाना मेरा कोई मकसद नहीं है, इसीलिए मेरी फ़ीस मात्र 499 रुपये है। इसमें आपके लिए जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, रिकॉर्डेड क्लासेस का भी चार्ज रहते हैं, किसी और कंपनी को हमें चार्ज देना होता है तब जाके आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो प्रोवाइड होती है हमारे ऐप पर। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी जानते हैं कि पैसा कमाना कोई मकसद नहीं। हमारा कमीशन के बैच में यहाँ पर टोटल 6 क्लासेज हो रही है और 6 क्लासेज में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही है। एक दिन में 6 क्लास, हमारा एक ही बैच है, तो आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। चाहे आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ 3 बैच अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जो मैंने दिया गया हमारा नंबर था उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात चल रही थी इब्राहिम लोदी की, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोदी वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो लोदी वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश के जो शासक बनते हैं वो बनता है सिकंदर लोदी। अगर सिकंदर लोदी की बात करें, सिकंदर लोदी से पहला क्वेश्चन तो आता है कि इसने क्या किया था? तो इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। उसके बाद इसने एक मापने की एक इसकी जो इकाई थी जिसको इसने बोला था गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी जो कि 30 इंच की थी, इसको किसने चलाया था? इसको भी सिकंदर लोदी, लोदी वंश के शासक थे। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था वो निजाम खान था, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिकंदर लोदी का जो मकबरा है ना वो लोधी गार्डन दिल्ली में है। कहाँ पर है? लोधी गार्डन दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलबन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेट में इनके बारे में क्वेश्चन आता है वो आता है कि इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। और फिर क्वेश्चन आता है कि जो बलबन था वो किस वंश का राजा? तो गुलाम वंश का राजा था और इसके द्वारा आयरन एंड जो लो और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, तो रो और रक्त की नीति किस गुलाम वंश के शासक के द्वारा रक्त और लो की नीति चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी बलबन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे और ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे रेलवे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखो वो है बड़ोक सुरंग। बहुत बार मल्टीपल टाइम में ये आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर बड़ोक सुरंग की बात करते हैं तो ये किस जिले में? हिमाचल के क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना ये सोलन जिले में। कहाँ पर है भैया? सोलन जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा अगर ये सोलन जिले में है तो इसकी लंबाई कितनी है? अगर सबसे लंबी है तो इसकी लंबाई है 1143 मीटर। तो याद रखना 1143 मीटर इसकी लंबाई है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इसको यूनेस्को साइट में कब डाला गया? तो इसको यूनेस्को साइट में 2008 में शामिल किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, या एग्जैक्ट अगर याद रखना है तो कालका शिमला रेलवे लाइन को 3 जुलाई 2008 को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा है कि आप टनल्स की बात करें तो पहले इसमें 103 टनल थी, लेकिन वर्तमान में अब 102 टनल रह गई है। अब ऐसा क्या हुआ? बीच में एक आधी टनल टूट गई होगी। अब 103 का आइडिया हमने कैसे लगाया? जब आप शिमला जाते हो तो शिमला में एक जगह है 103, तो वहाँ पर 103 नंबर की टनल है और जगह का नाम भी वहाँ 103 पड़ गया है। तो इसीलिए हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि अब 103 टनल यहाँ पर टोटल है और वर्तमान में जो यहाँ पर 102 टनल बच गई है। देखिए जब यहाँ पर कालका शिमला रेलवे लाइन की जो है सबसे पहले इनॉग्रेशन हुई थी वो 1903 में लॉर्ड कर्जन, किसके समय हुई थी भाई? लॉर्ड कर्जन के समय यहाँ पर इनॉग्रेशन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1906 में जो है इसका पूर्ण रूप से जो है वो क्या हो जाता है, इसकी ये चल जाती है, ये भी आपको याद रखनी है। देखिए अगर यहाँ से बात करें
इस टनल की जो कुल लंबाई है वो 96.54 किलोमीटर है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। जब यहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा था, यहाँ पर टनल बनाई जा रही थी, तो जो कैप्टन बड़ोग है उन्होंने जो है वो क्या किया था, उनको दूसरा सिरा नहीं मिल रहा था एक सुरंग का। बड़ोग सुरंग की खुदाई के समय की ये बात है, तो वो उन्होंने क्या किया था, खुद को परेशान होकर अपने कुत्ते को और खुद को गोली मार दी थी। जब उन्होंने गोली मारी तो फिर जो बाबा भालकू राम थे उन्होंने, तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन से किस हिमाचली का हिस्सा रहा है, जो है वो संबंध रहा है, किसने जो है सड़क सुरंगों को खोजने में मदद कराई थी, तो वो थे बाबा भालकू राम। तो उन्होंने छड़ी से अपनी अलौकिक शक्तियों से जो है यहाँ पर रास्ता दिखाया था। कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन की बात करता हूँ तो ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई जो है वो 113 किलोमीटर है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है। तो नैना देवी मंदिर जो है वो बिलासपुर में अवस्थित है। नैना देवी मंदिर के साथ साथ नैना देवी विधानसभा क्षेत्र भी बिलासपुर में ही है। बिलासपुर में जो है 4 विधानसभा क्षेत्र है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ये नैना देवी माता का मंदिर है, यहाँ पर नैना देवी मेला भी लगता है, और इस नैना देवी मंदिर को जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो नैना देवी मंदिर को बिलासपुर के जो राजा थे, क्या नाम था, राजा बीरचंद। राजा बीरचंद के द्वारा नैना देवी मंदिर को बनाया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र भी कहाँ पर है, बिलासपुर में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपका झंडूता विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है, बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र। तो ये सारे के सारे घुमारवीं, ये सभी जो है वो कहाँ पर है, बिलासपुर में। बिलासपुर में जो है विधानसभा की 4 सीटें हैं। हमीरपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। उसी प्रकार कांगड़ा में विधानसभा की सबसे ज़्यादा 15 सीटें हैं, और ऊना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। तो 5 जिले, तो मैं आपको विधानसभा की टोटल 68 सीटें हिमाचल में आती है। 68 में से 20 सीटें रिजर्व है। रिजर्व का मतलब आरक्षित है। 17 सीटें तो दी है भैया किसको, एससी वालों को, और एसटी वालों को जो सीटें यहाँ पर मिली है वो मात्र और मात्र 3 मिली है। आपको पता होना चाहिए, ये दोनों पूरा सिनेरियो याद होना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा सीटें मैंने आपको बता दी है कांगड़ा में। दूसरे नंबर पे आता है आपका मंडी। मंडी में कितनी आती है, 10। तीसरे पे आता है शिमला। शिमला में है 8। अब 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की 5-5 सीटें, यह सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर और चंबा। क्या क्या बोलेंगे, चंबा, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर। यहाँ पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। उसी प्रकार आपका जो बिलासपुर और कुल्लू है, यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है, 4-4 है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर में विधानसभा की सीटें कितनी है, 1-1 है। तो इसी प्रकार विधानसभा की जो कुल सीटें हो जाती है वो 68 हो जाती है। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ से जाना। हिमाचल के कुछ मंदिर वो कभी और जान लेंगे, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बहुत सारे मंदिर आपको बता भी चुका हूँ, बहुत आसान वे में बता चुका हूँ, क्योंकि फिर लंबी वीडियो बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे एनसी मेहता। एनसी मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन थे। तो वो थे ई पेडरल मून, वो थे ईपी मून। तो ईपी मून जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की जब सरकार बनी थी तो पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे। तो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे केएल मेहता। केएल मेहता क्या बने थे, पहले चीफ सेक्रेटरी। ऑप्शन में भैया एस चक्रवर्ती भी दिया है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, और प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी, शीला कौल थी। और पहले विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो पंडित जयवंत राम थे, और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो विद्या स्टोक थी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग जिसको आप कहते हैं, उसके पहले चेयरमैन केएस कटोच थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट।